हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एग्जाम तोड़ू। यस, इस हम अपने चैनल में मैथ्स एंड साइंस दोनों की ही वीडियोस बनाते हैं। सीबीएसई बोर्ड के अकॉर्डिंग हमारा जो टारगेट है वो 10th का सीबीएसई बोर्ड है फिलहाल। ठीक है, अगर रिस्पॉन्सेज अच्छे रहे तो हम कॉम्पिटिटिव लेवल के एग्जाम्स की भी तैयारियां करवाएंगे, लाइक रीजनिंग, अरिथमेटिक एंड अदर सब्जेक्ट्स। और अगर आपको 10th से रिलेटेड इंग्लिश की, हिंदी की, किसी भी चीज़ की वीडियोस और चाहिए तो प्लीज़ हमें कमेंट कीजिए। सो टुडे वी आर गोइंग टू अगेन सॉल्व द नेक्स्ट पेपर ऑफ 2025, पेपर 2 ऑफ सेट 1। लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, सो सेक्शन 1 के फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। क्या कह रहा है? द करेक्ट बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन शोइंग एक्सोथर्मिक रिएक्शन इन विच नेचुरल गैस बर्न्स इन एयर। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन कौन सी रिएक्शन होती है? दैट इवॉल्व एनर्जी और हीट, है ना। तो एनर्जी रिलीज होगी, यहाँ एनर्जी रिलीज हो रही है, यहाँ एनर्जी रिलीज हो रही है। ना मैं ए देखूंगी ना मैं सी देखूंगी। अब कार्बन लेफ्ट हैंड साइड 1 है, राइट हैंड साइड 2 है, तो ये तो होगा ही नहीं। मेरा आंसर क्या हो गया? डी। अगर आपको लगता है डी नहीं होगा तो आप एक बार देख सकते हैं। अच्छा हाँ, बच्चे यहाँ क्या गलती करेंगे, वो बोलेंगे मैम सी होगा, क्योंकि सी भी बैलेंस्ड है, ठीक है, और डी भी बैलेंस्ड है। लेकिन क्योंकि क्वेश्चन ने आपको एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए पूछा था, तो एक्सोथर्मिक में एनर्जी भी रिलीज होनी चाहिए, जो कि हमें डी में दिख रही है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन। द वार्निंग साइन शोन in the given figure must be invariably be displayed or pasted on the containers which contain hydroxide। तो ये लेबल आपको कहाँ देखने को मिलता है? जहां जो हाईली कोरोसिव होंगी। ठीक है, हाईली कोरोसिव कौन है? सोडियम। अगर आपने कभी अपनी लैब्स में ध्यान दिया हो तो आपको देखने को मिल जाएगा। कल ही जाके चेक करना अपनी अपनी लैब्स में। ठीक है, अच्छा। The body of human being work within the pH range of 7 to 7.8। हमारी बॉडी को नीटली वर्क करने के लिए न्यूट्रल टू स्लाइट अल्कलाइन नेचर चाहिए होता है ना। चलो यहीं से आप आपके ना कुछ क्वेश्चंस निकल के। ब्लड का पीएच क्या होता है? ठीक है, माउथ आफ्टर ईटिंग एंड बिफोर ईटिंग क्या पीएच होता है? हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन का पीएच क्या रहता है ड्यूरिंग डाइजेशन? ठीक है, और हमारे स्टमक का पीएच कितना रहता है? आपका ये होमवर्क रहेगा। इन सबके पीएचेस आप क्या करेंगे? कमेंट सेक्शन में पिन करेंगे अपने अपने। ठीक है, ये होमवर्क है और नेक्स्ट वीडियो में इसके आंसर्स बताने वाले हैं। चलो, एल्यूमिनियम पाउडर इज यूज्ड इन थर्मिट वेल्डिंग बिकॉज। थर्मिट वेल्डिंग जो हमारी थर्मिट रिएक्शन होती है, आपको पता होगा, ये इंपॉर्टेंट है, इसको घोट के पी जाना। एल्यूमिनियम पाउडर अगर आयरन के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या वो हाईली एक्सोथर्मिक होगा? नहीं। जब आयरन ऑक्साइड के साथ वो रिएक्ट करता है तब क्या मिलेगा हमें? मोल्टन आयरन ऑब्टेन होगा। मतलब वो इतना इतनी हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है उस टाइम पर कि जो आयरन मुझे मिला है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रही है यहाँ पे, तो जो आयरन मिलेगा वो मोल्टन फॉर्म में मिलेगा, जो कि वेल्डिंग के लिए यूज किया जाएगा। सो बी इज द करेक्ट आंसर। मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। टू मेटल्स हैं, जिंक और टिन, दोनों को सेपरेटली डिसॉल्व करा गया एक डेफिनेट प्रोपोर्शन में। किसमें? मोल्टन कॉपर में। तो मुझे पता है भाई, जिंक और कॉपर को जब मिलाते हैं तो मुझे क्या मिलता है? ब्रास। और जब हम टिन और उस कॉपर को मिलाएंगे तो मुझे क्या मिलेगा? ब्रॉन्ज मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट। द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा इज रेगुलेटेड बाय। कौन रेगुलेट करता है ओपनिंग स्टोमेटा की? तो मुझे पता है कौन करता है, हमारे गार्ड भैया करते हैं, गार्ड सेल करते हैं। गार्ड सेल मुझे दो ही में दिख रहे हैं। अच्छा, टेम्परेचर रेगुलेट करेगा? बिल्कुल नहीं, टेम्परेचर का कोई लेना देना नहीं है। तो अमाउंट ऑफ वाटर करेगा। अच्छा, वाटर के थ्रू जब मूवमेंट होती है तो उसको क्या बोलते हैं हम? कमेंट सेक्शन में बताइएगा। वन सेल थिक ब्लड वेसल्स को क्या कहा जाता है? कैपिलरीज कहा जाता है। एल्वोइली गैशियस एक्सचेंज के लिए होती है हमारे लंग्स में, है ना। आर्टरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड स्टोर करती हैं या ट्रांसपोर्ट करती हैं, और वेन्स जो है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड करती है। नेक्स्ट आ जाओ, दोनों फिगर को ऑब्जर्व करो।
फर्स्ट फिगर को देखो, छुई मुई प्लांट है हमारा जो कि सेंसिटिव, हाईली सेंसिटिव होता है, जिसे टच करा ये इस तरह से सिकुड़ गया। तो इसके पीछे का रीजन क्या है? क्या हार्मोनल इफेक्ट है? नो। क्या थर्मल इफेक्ट है? नो। क्या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट है? नो। चेंज ऑफ वाटर इन सेल्स ऑफ द लीफ, ये है। नेक्स्ट आ जाओ, ब्रायोफाइलम। ब्रायोफाइलम प्रोड्यूसेस न्यू प्लांट। ब्रायोफाइलम रिप्रोडक्शन करता है न्यू प्लांट का। कैसे करता है? हमें पता है भैया, रिप्रोडक्शन मेरा दो टाइप का होता है, असेक्सुअल एंड सेक्सुअल। असेक्सुअल में भी आता है वेजिटेटिव प्रोपगेशन, एक टाइप है। वेजिटेटिव प्रोपगेशन क्या होता है? रिप्रोडक्टिव पार्ट को छोड़ के प्लांट के अदर पार्ट्स क्या कर सकते हैं? अपने जैसे क्लोन्स बना सकते हैं, यही था। तो क्या एपिकल बुड से बनेगा? नहीं। क्या फ्लावर प्रोड्यूस होंगे? नहीं। फ्रूट फॉर्म होंगे? नहीं। वेजिटेटिव वुड प्रोड्यूस होती हैं लीफ की नोचेस से। तो अगर ये मेरा क्या है, एक ब्रायोफाइलम है, ठीक है, तो इसकी नोचेस पर यहाँ पर क्या आते हैं? छोटी छोटी बुड्स आती हैं। फिर यही बुड्स डिटैच होके एक न्यू प्लांट बनाती हैं। चलो, द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन दिस सेल डिवीजन इज हाफ्ड। दिस काइंड ऑफ सेल डिवीजन इज ऑब्जर्व्ड इन। सबसे पहले तो मुझे ये बता दो कि इस टाइप के सेल डिवीजन को बोलते क्या है? हमें पता है सेल डिवीजन इज आर ऑफ टू टाइप, वन इज मियोसिस एंड नेक्स्ट अनदर इज मिटोसिस। मिटोसिस में क्या होता है? एक मदर सेल जो है टू डॉटर सेल में कन्वर्ट हो जाता है ना? तो यहाँ पर ये मिटोसिस है। मियोसिस में क्या होता है? एक मदर सेल पहले दो डॉटर सेल बनाती है, फिर वो दो दो डॉटर सेल जो है वो फिर फर्दर क्या करेंगी? फोर डॉटर सेल्स बनाएंगी। ये वाला यहाँ तक का जो प्रोसेस है ये मियोसिस वन में होता है और ये मियोसिस टू होती है। तो ये कहाँ पर देखने को मिलता है? गैमीट में। गैमीट्स में ही नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हाफ किए जाते हैं। क्यों किए जाते हैं? क्योंकि जो मेल गैमीट होगा और जो हमारा फीमेल गैमीट होगा, दोनों मिलकर क्या करने वाले हैं? जाइगोट बनाने वाले हैं ना। तो इसीलिए तो टेस्टिस और ओवरीज दोनों में ही गैमीट फॉर्मेशन होता है। तो आंसर क्या हो गया? सी। चलो नेक्स्ट आ जाओ। अगर एब्सोल्यूट रिफ्लेक्टिव इंडेक्स दो मीडिया x एंड y का हमें गिवन है रिस्पेक्टिवली, वी हैव टू फाइंड द रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। किसके रिस्पेक्ट में पूछा है? x के। तो नीचे कौन रहेगा? x रहेगा। तो ये कितना हो गया? 6/5 और ये हो गया 4/3। आप ये सॉल्व करेंगे तो आपको क्या मिल जाने वाला है? 10/9। नहीं आया तो देखो भाई, डिनोमिनेटर ऊपर चला जाएगा, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 10/9 इज द करेक्ट आंसर। चलो नेक्स्ट पे आ जाओ। एक ऑब्जेक्ट है जिसको 30 सेंटीमीटर दूर रखा गया है, कहाँ से? कनकेव मिरर के पोल से, और जो उसकी इन्वर्टेड इमेज बनी है वो 60 सेंटीमीटर पे बनी है, ठीक है, फ्रंट मिरर। अब आपको बताना है फोकल लेंथ। मुझे पता है कनकेव मिरर है तो ऑब्वियस सी बात है इसका जो इमेज का डिस्टेंस क्या कहलाता है? v, और ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस क्या कहलाता है? u। साइन कन्वेंशन को याद रखना है, ये आपके लिए प्रो टिप है। अगर आपके पास लाइट का कभी भी न्यूमेरिकल आता है तो वहां पर सबसे पहले आप साइन कन्वेंशंस का ध्यान देंगे। तो यहाँ u कितना होगा? -30 सेंटीमीटर। v कितना होगा? -60 सेंटीमीटर। वी हैव टू फाइंड f। कैसे निकालेंगे? मिरर फॉर्मूला यही होता है, 1/f इज इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। तो यहाँ पुट कर दो 1/-60 प्लस 1/-30। आप इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आपको क्या मिलने वाला है? -20। नेक्स्ट आ जाओ। इन द गिवन फिगर द एंगल ऑफ इंसिडेंट एंड द एंगल ऑफ डेविएशन यू हैव टू फाइंड। कौन है? ध्यान से देखें तो ये प्रिज्म का फिगर है ना। तो देखो ये लाइन जो ये रे जा रही है ये मेरी क्या होगी? इंसिडेंट रे। तो ये मेरा नॉर्मल हो गया। अब क्योंकि नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में बनने वाला एंगल क्या कहलाता है? एंगल ऑफ इंसिडेंट कहलाता है, जो कि 1 होगा। तो मुझे यहाँ 1 मिल रहा है और मुझे यहाँ 1 मिल रहा है, तो इसका मतलब बी ऑप्शन नहीं है और सी नहीं है। नाउ वी हैव टू फाइंड एंगल ऑफ डेविएशन। इंसिडेंट रे को अगर आगे बढ़ा दें, एक्सटेंड कर दें, इमर्जेंट रे को अगर वापस एक्सटेंड कर दें, तो मुझे मिल जाता है एंगल ऑफ डेविएशन, दैट इज 6। इजी था। नेक्स्ट आ जाओ। एक इलेक्ट्रिक बल्ब है जिसको पावर सप्लाई 220 वोल्ट से कनेक्ट करा गया, ठीक। अब उस पे जो करंट ड्रॉ किया गया है वो 500 मिली एम्पियर का है, तो पावर बतानी है।
बच्चे बोलेंगे मैम ये तो बहुत ईजी है, ये क्यों करवा रहे हो, वी आई है, 220 को मल्टीप्लाई कर देते हैं 500 से, हमारा आंसर आ जाएगा। क्यों नहीं, क्या ये करेक्ट है? नहीं है करेक्ट। बेटा वी आई में आपको ऐसा यूनिट का ध्यान रखना है, ये वोल्टेज तो ठीक है बट ये मिली एम्पियर है, करंट का तो एम्पियर होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू कन्वर्ट मिली एम्पियर टू एम्पियर, याद रखना है हमेशा, आपको ऐसा यूनिट का खास ध्यान रखना है, यहीं पर आप गलती कर जाएंगे वरना। तो मिली एम्पियर को एम्पियर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, 1000 से डिवाइड, तो 500 मिली एम्पियर कितना बन जाएगा, 0.5 एम्पियर, विच विल गोइंग टू मल्टीप्लाइड बाय 220 वोल्ट, तो हमारे पास आंसर आएगा 110 watt। Clear? Now next question. There are 4 identical resistors given, each are connected in series, ठीक है, जो कि एक स्क्वायर बना रहा है। पॉइंट ए से पॉइंट बी, सॉरी पॉइंट 1 से पॉइंट 2 तक के बीच का हमें रेजिस्टेंस बताना है। तो थोड़ा सा इसको ना सिंप्लीफाई करते हैं, कभी भी ऐसी फिगर आए तो आप सबसे पहले सिंप्लीफाई करेंगे। ये रहा पॉइंट 1 और ये रहा पॉइंट 2, मैंने दोनों को सीधा कर दिया, तो 3 रेजिस्टर्स मेरे तो सीधे कनेक्ट हो गए, है ना। मान के चलते हैं ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, तो 2, 3 और 4 रेजिस्टर्स सीरीज में आ गए। अब यहाँ जो A था, यहाँ जो B था, ये वाला रेजिस्टर कैसा हो गया है, हमारा पैरेलल में आ गया है, ठीक है। दैट मीन्स जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आने वाला है सीरीज का, वो कितना हो जाएगा, रेजिस्टर 2 जो कि 12 है, रेजिस्टर 3 जो कि 12, अगेन 12, तो कितना आ गया 36 है, ठीक। अब रेजिस्टर इन पैरेलल के लिए क्या करेंगे, इन तीनों का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आया वो, और जो रेजिस्टर 1 है मेरा, वो दोनों को पैरेलल सीरीज में लगाएंगे, तो यहाँ से 36 आया, तो ये हो गया 4/36, जो कि कैंसिल होके कितना बन गया 9 ओम्स। तो आंसर आ गया आपका, है आंसर इसमें, हाँ बिल्कुल है 9 ओम, ठीक है। नेक्स्ट पे आ जाओ। आइडेंटिफाई द फॉलोइंग ग्रुप कंटेनिंग नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस, ग्रुप बताना है जिसमें सारे नॉन बायोडिग्रेडेबल होंगे। लेदर बायोडिग्रेडेबल है, नहीं होगा। तीनों बायोडिग्रेडेबल है, नहीं होगा। अगेन लेदर, सिल्क, वूल, नहीं होगा। आंसर ये डीडीटी, पॉलिस्टर, ग्लास और प्लास्टिक, ये 4 ही होते हैं जो क्या होते हैं, हमारे नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं। असर्शन रीजन पे आ जाओ। चलो, एक मेटल है, ठीक है, रेजिस्टिविटी सीरीज में जितना हाई होगा तो उसको हम कार्बन के साथ हीटिंग के थ्रू ऑब्टेन नहीं कर सकते, बिल्कुल ट्रू बात है। किससे ऑब्टेन करते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस से। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन से मेटल्स ऑब्टेन की जा सकती हैं, बिल्कुल की जा सकती हैं, लेकिन क्या ये इसको जस्टिफाई कर रहा है, नहीं कर रहा। सो द करेक्ट आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक मैंगो सीड है जो जर्मिनेट होकर मैंगो ट्री बनाएगा, बिल्कुल ट्रू। हेरिडिटी determine the process by which traits and characteristics are reliably inherited from parent to offspring। तभी तो मैंगो सीड से मैंगो ट्री बना ना, क्योंकि हेरिडिटी का मतलब ये कि वो इनहेरिट करने वाला है ट्रेट्स को या कैरेक्टरिस्टिक्स को, पेरेंट से कहाँ पे मिलने वाले हैं, ऑफस्प्रिंग को मिलने वाला है, विच इज ऑल्सो ट्रू। क्या ये इसको एक्सप्लेन कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है। सो द करेक्ट आंसर इज ए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, nichrome is an alloy which is commonly used in electrical heating device such as electric iron, toaster, etc. ट्रू, निक्रोम का यूज करते हैं। रेजिस्टिविटी ऑफ निक्रोम इज हाई, बिल्कुल करेक्ट बात है। अच्छा, यहाँ आगे क्या बोल रहा है, रेजिस्टेंस डिक्रीज करेगा विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर, तो ये तो रॉन्ग हो गया। रेजिस्टेंस और टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, दैट मीन्स इफ वी इंक्रीज द रेजिस्टेंस द टेम्परेचर विल ऑल्सो इंक्रीज, तो ये फॉल्स हो गया पूरी। तो ए ट्रू है बट आर फॉल्स है, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, एनिमल्स विल नॉट गेट एनर्जी इफ दे ईट कोल एज फूड। अगर वो कोल को एज अ फूड खाएंगे तो क्या उनको कुछ एनर्जी मिलेगी, नहीं मिलेगी। ट्रू हो गया। स्पेसिफिक एंजाइम्स आर नीडेड फॉर ब्रेक डाउन ऑफ पर्टिकुलर फूड, बिल्कुल ट्रू बात है। पर्टिकुलर फूड को ब्रेक डाउन करने के लिए हमारी बॉडी पर्टिकुलर टाइप के एंजाइम्स को या स्पेशल टाइप के एंजाइम सीक्रेट करती है, बट एज फॉर अ कोल को ब्रेक डाउन करने के लिए ह्यूमन बॉडी, क्या एनिमल के पास भी क्या नहीं है, कोई पर्टिकुलर एंजाइम है ही नहीं, बॉडी प्रोड्यूस ही नहीं करे, तो क्या वो ब्रेक डाउन होगा, नहीं होगा। तो ये इसको जस्टिफाई कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है। सो द करेक्ट आंसर इज ए।
चलो, आई होप आप सबको वीडियो पसंद आई होगी। ठीक है, प्लीज अगर आपको समझ आ रहा है लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। अगेन मैं इसकी जो वन शीट रिवीजन होगी वो अगेन मैं टेलीग्राम पे डालूंगी, और कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी। आप अगर प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो प्लीज हमारे टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन करें। ठीक है, और अगर आपको पसंद आता है तो प्लीज आप शेयर कर सकते हैं, क्योंकि हमें नहीं पता चल पाएगा, और जितना ज्यादा शेयरिंग होगी, जितना हमारा चैनल ग्रो करेगा, तो हम और अच्छा कंटेंट आपको दे पाएंगे। थैंक यू।